Next question. If heat is supplied, if heat is supplied to a material, if heat is supplied to a material of relative specific heat to a material of relative specific heat 0.5, then find mass of the content specific heat, relative specific heat, ये है वैल्यू 0.5, then find mass of the content and its latent heat. Mass of the content and its latent heat. अच्छा, रिलेटिव स्पेसिफिक हीट क्या होता है? वाटर की रिस्पेक्ट में निकाल। हाँ, वाटर के रिस्पेक्ट। हाँ भाई, कुछ पूछ रहा हूँ? लिख लिया क्वेश्चन? करो। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको ग्राफ। ठीक है, डेटा यहाँ से लेना है, मास निकालना है आपको और लेटेंट हीट पता चाहिए। 25, 25, ठीक है। नहीं, 1/40 आ रहा होगा ना, 1/40 kg। ग्राम में निकाला है ना आपने तो? सर ग्राम में सही है। ठीक है, करो भाई सब लोग, सबका आंसर आना चाहिए। सर लेटेंट हीट है 40 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, हाँ भाई, आ गया आंसर? नहीं आया?
क्यों भाई? देखिए कैसे कर रहे हो बताओ। कुछ नहीं करा अभी तक। ये करो करा। हाँ, बहुत हो गया। हाँ भाई, हुआ। भाई यहाँ से हमें देखो, ओ से लेकर ए तक बताओ, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो बताओ क्या लगाए, बताओ। ओ ए के लिए है ना, क्यू इज इक्वल टू कितना, एम एस डेल्टा टी, ठीक है। हमें मास चाहिए ना, क्यू कितना है, ओ से ए तक क्यू बताओ कितना है, 1000 कैलोरी, ठीक है। और टी कितना है, 80। तो क्यू कितना था आपका, 1000। एम आपको चाहिए, और एस रिलेटिव स्पेसिफिक हीट दे रखी है ना, कितनी है, 0.5। तो इसको मुझे अगर एस डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एस डब्ल्यू बताओ कितनी होती है, 1। लेकिन डाटा किसमें गिवन है, किलोग्राम में, तो इसको ग्राम में लिख लूं मैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 1000 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सी, ठीक है। तो एस की वैल्यू बताओ कितनी, इंटू 0.5 इंटू 1000, और टेम्परेचर कितना था, 80। इससे तो ये कट जाएगा, तो एम बराबर बताओ कितना बचा, 1/0.5 इंटू 80, और ये कितना हो गया, इससे तो ये कट जाएगी, 1/40, और कितना हो गया, 0.025 किलोग्राम, ठीक है। मास निकल गया आपका। और लेटेंट हीट कैसे निकालते हैं भाई, लेटेंट हीट यहाँ से ए से बी के लिए बताओ, क्या स्टेट चेंज है या फिर टेम्परेचर चेंज है, स्टेट चेंज हो रही है ना, ठीक है। तो बताओ, बोलो, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्यू इज इक्वल टू एम एल, हमें एल चाहिए ना, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, और क्यू कितना है, बी से ए तक, 1000 ही है, ठीक है, 1000 ही है। और एम की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/40। इसका ऐसा लिख दो, 0.025, कितना आ रहा है ये, 40,000 करीब आ रहा होगा ना, ठीक है। और इस वाली स्टेट में अगर स्पेसिफिक हीट निकालना चाहो, निकाल सकते हो, एस की वैल्यू निकालो, चलो, जिसने नहीं करा, बी से सी में निकालो, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू बताओ कितनी होगी। कोई समझ में आ गया, स्पेसिफिक हीट कैसे निकालोगे बताओ, एस इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। क्यू बताओ, देखते कितना है ग्राफ में, 600। मास कितना था, और टेम्परेचर कितना आ रहा है, 40। तो 600 ही आ गया होगा आंसर, किलोग्राम में है ना डाटा। इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया था तुम्हें भाई सबसे पहले, हाँ? हाँ? नहीं कराया था। अरे मैंने एक डाटा लिया तो था, सबसे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन क्या था, -10 ग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए, है ना, तो ग्राफ से ही तो सॉल्व किया था उसको भी, फिर हम्म?
मेथड तो ये था ना, फिर हो गया ये? ग्राम डिग्री सी। अरे यूनिट नहीं पता उसका क्या होता है। डिग्री केल्विन या डिग्री सी करते हैं इसको। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो दूसरा। If heat is supplied at constant rate, if heat is supplied at constant rate for two material, one and two, supplied at constant rate for two materials having same mass, rate, rate for two materials having same mass, then find the ratio of specific heat and latent heat. Find the ratio of specific heat and latent heat. ये ग्राफ दे रखा है आपको। दो मटेरियल है, मटेरियल वन के लिए ग्राफ क्या है, देखो कोई मटेरियल है, ठीक है, 40 सेकंड तक हमने उसको क्या दिया, हीट दिया 4 सेकंड तक, तो उसका टेम्परेचर कितना राइज हुआ, 40 डिग्री। और दूसरा मटेरियल को 2 सेकंड तक टेम्परेचर दिया, तो उसका टेम्परेचर कितना हुआ, 60 डिग्री। बताओ। कल दो केस लिखाए थे मैंने, एक में तो क्या लिखाया था, अगर स्पेसिफिक हीट क्या हो, वेरिएबल हो, और एक में क्या लिखाया था, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या बताया था, Q is equal to R into T। करो। कल दो केस लिखाए थे ना लास्ट में, एक शुरू में लिखाए थे शायद। थ्री अपॉन वन आ रहा है। भाई देखो, कल क्या बताया था मैंने आपको, Q इज इक्वल टू कितना होता है, R इंटू डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। R क्या है यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है, ठीक है। तो देखो, Q इज इक्वल टू R, फोर मटेरियल वन के लिए ले रहा हूँ, है ना, मटेरियल वन के लिए। बताओ T की वैल्यू बताओ कितनी है, कितनी है, 4 सेकेंड है, तो ये कितना हो गया, 4R। Q की वैल्यू बताओ कितनी होती है, MS, इसको S1 बोल देता हूँ, है ना, डेल्टा T इज इक्वल टू कितना है, 4R, ठीक है। M की वैल्यू, M तो सेम है, S फाइंड करना है, T बताओ इसके लिए कितना है, ये आ गया 40R। इक्वेशन फर्स्ट, फोर मटेरियल टू के लिए बताओ कितना होगा, बताओ। हम्म, M S2 इंटू 60 इज इक्वल टू कितना, 2R, दोनों को डिवाइड करो, कितना आ जाएगा बताओ, S1 इंटू 40 अपॉन कितना, S2 इंटू 60, 4R अपॉन कितना, 2R, ठीक है। और R से आपका R कैंसिल हो जाएगा, कितना है बताना जरा, 0 से 0 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा, 3 अपॉन, ठीक है ना, 2 3 6, और ये 3 ऊपर जाएगा उधर, ठीक है। और लेटेंट हीट में बताओ कितना है, Q इज इक्वल टू कितना होता है, ML। तो इसका Q कितना आया था आपको बताओ, 4R इज इक्वल टू कितना, M इंटू L1,
और दूसरे के लिए बताओ। अपॉन 2r इज इक्वल टू कितना, कितना आ गया? ठीक है। गलत कर दिया क्या? लेटेंट हीट कहाँ से फाइंड करेंगे बताओ? ये वाला होगा ना ये। लेटेंट हीट ये तो होती है जब स्टेट क्या होता है आपका, है ना? तो अब बताओ Q इज इक्वल टू M इंटू L1। तो इसके लिए R इंटू टी की वैल्यू बताओ कितनी है? 3 है ना? तो 3R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? M इंटू L1। और मटेरियल 2 के लिए कितनी है? 4R, 4 माइनस। ठीक है। तो R इंटू 4 इज इक्वल टू कितना है? M अपॉन L2। कितना आ गया ये? 3 अपॉन। हाँ समझ में आया? इधर आया, इधर आ गया समझ? अब देखो इस वाली स्टेट के लिए देखो, लेटेंट हीट यहां से निकालेंगे ना, Q इज इक्वल टू कितना होता है? M इंटू एल। ठीक है। और Q इज इक्वल टू कितना होता है? RT। तो यहाँ से T की वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की बताओ? 7 - 4 कितना होता है? 3R आ गया। ठीक है। और इसके लिए कितना आ जाएगा? 6 - 2, 4R आ जाएगा। करो note। हाँ भाई आ जाएगी। पूरा थोड़ी ना है। पूरा कौन से हो रहा है? कर लिया भाई नोट? इनको भाई ऊर्जा हानि के कारण पदार्थ के तापमान में वृद्धि, राइज इन टेम्परेचर ऑफ ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, राइज ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू चेंज इन एनर्जी लॉस। उल्टा बोलते हैं। देखो, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एनर्जी लॉस, ऊर्जा हानि के कारण पदार्थ के तापमान में वृद्धि, राइज इन टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ड्यू टू एनर्जी लॉस। देखो भाई, कोई चीज अगर ऊपर से गिर रही है ना, तो उसके टेम्परेचर पे क्या होगा? इंक्रीज होगा। और उसकी एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। है ना भाई? अगर कोई पानी की बूंद ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है ना, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा?
डिक्रीजिंग होगी, और उसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आइस का टुकड़ा अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है ना, तो वो मेल्ट भी हो सकता है। तो जो आपकी लॉस इन एनर्जी है वो कितनी जगह डिवाइड होगी, एक तो उसका टेम्परेचर को राइज करने के लिए, और दूसरा उस पदार्थ को मेल्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो बताओ, लॉस इन एनर्जी, बताओ किस जगह डिवाइड, कितनी जगह डिवाइड हो सकती है ये, है ना। तो राइज इन टेम्परेचर, अच्छा राइज इन टेम्परेचर किसकी फॉर्म में होगा, भाई वहां पर स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं, है ना। ठीक है, और प्लस क्या लूं, बताओ, मेल्टिंग ऑफ अ मटेरियल, मेल्टिंग ऑफ अ मटेरियल बताओ किस एनर्जी की फॉर्म में होगा, भाई कब होता है कोई पदार्थ मेल्ट, भाई टेम्परेचर सेम रहता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होने के लिए कौन सी हीट रिक्वायर्ड होती है, लेटेंट हीट रिक्वायर्ड होती है ना। तो राइज इन टेम्परेचर के लिए कौन जरूरी है आपका, ms डेल्टा टी, और प्लस इसके लिए कौन, m डैश l ले लेता हूँ, है ना। क्योंकि उसका कुछ पार्ट ही क्या होगा, कुछ पार्ट भी डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो मैंने मास को वहां पर क्या मान लिया, m डैश l, ठीक है। जिस भी आपको नीड होगी, जैसे आपको टेम्परेचर निकालना है, ठीक है, तो आप इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और ms डेल्टा टी को लेके चलेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट लिख लो, लिखो, लॉस इन एनर्जी कैन बी यूटिलाइज्ड, loss in energy can be utilized, the rise of the temperature of the body, loss in energy can be utilized, the rise of temperature of the body, the loss in energy can be utilized, the rise of temperature of the body and change of state, हिंदी में लिखवाना है क्या, and and in change of state, भाई जो आपकी एनर्जी लॉस है वो कितनी जगह डिसॉल्व हो रही है, एक तो टेम्परेचर राइज करने के लिए, और एक, ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो कैसा आएगा, आपके पास कोई बुलेट है, ठीक है, जिसका मास कितना है, स्मॉल एम मास है, ठीक है, और ये v मीटर पर सेकंड से क्या हो रही है, हमने इसको हिट करा कहां पर, ये कोई वुडन बॉक्स है, ठीक है। मान लिया यहाँ पर जो बुलेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, के, ठीक है, और ये इसको पेनिट्रेट करने के बाद जो बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन में बोलेगा 25% चेंज हो गया, या फिर जो है 75% कुछ भी, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ जो के डैश आपकी एनर्जी है वो कितनी हो जाती है यहाँ पर, के बाय 4 हो जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बुलेट के जो बुलेट में के में कितना टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है। आपको क्या बताना है, जो बुलेट है जब ये इसको पेनिट्रेट करा तो इस बुलेट के टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, कितना इसका तापमान में जो है वृद्धि हुई, ठीक है। कैसे निकालेंगे, भाई फॉर्मूला क्या है आपका, लॉस इन एनर्जी, ठीक है, क्या कर रहा है, एनर्जी लॉस होगी, ठीक है। तो बताओ लॉस इन एनर्जी कैसे लिखूं, लॉस इन एनर्जी बताओ किसके बराबर होगी, राइज इन टेम्परेचर, और राइज इन टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, एम एस डेल्टा टी, और एनर्जी लॉस क्या हो, के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल कितनी है, के फाइनल माइनस के इनिशियल, बताओ के फाइनल कितनी है, के बाय 4, और इनिशियल कितनी थी, के, और ये कितना हो गया, एम एस डेल्टा टी, ये कितना आ गया, के माइनस के बाय 4 आएगी ना, के फाइनल, के माइनस के बाय 4, के इनिशियल माइनस के फाइनल,
अच्छा, इसलिए क्वेश्चन में दे रखा है 75% ऊर्जा की हानि होती है। तो 75% कितनी आ जाएगी? 3k/4 हो जाएगी ना। इसको मत लिखना, ठीक है ना। ये कितना हो गया? 3k/4 इज इक्वल टू कितना? ms डेल्टा टी, और k की वैल्यू कितनी है बताओ? हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? ms डेल्टा टी, और डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 v² अपॉन 4s। ठीक है, तो उसके बुलेट के टेम्परेचर में कितना राइज होगा? 3 v² अपॉन 4s। क्वेश्चन लिखो पहले, फिर समझ में आएगा। लिखो क्वेश्चन। If loss in energy is 75%, if loss in energy is 75% during penetration of wooden box by the bullet of mass m, then find in temperature and specific heat of bullet. Specific heat of bullet. समझ नहीं आएगा ये क्वेश्चन तुम लोगों को? इधर दोबारा समझाऊं? बताओ बताओ, दोबारा समझाना है क्या? देखो भाई, ये कोई आपकी बुलेट है जिसका मास कितना है? एल। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसकी? के। ठीक है, ये कोई वुडन बॉक्स में जो है, हमने एक गोली चलाई और वो कहां से निकली? एक लकड़ी के बॉक्स में से पार हो गई। ठीक है, और हम बोल देते हैं जो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई उस टाइम? इनिशियल का कितना हो गया? k/। ठीक है, तो जो बुलेट के टेम्परेचर में राइज आया वो आपको बताना है कितना से। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा बताओ? लॉस इन एनर्जी, ठीक है, ms डेल्टा टी के इक्वल होगा। तो लॉस इन एनर्जी कितना बोला उसने? 75%। इनिशियल का 75% बताओ कितना होगा? बोलो भाई, फाइनल कितनी थी? k डैश माइनस के इज इक्वल टू कितना? ms डेल्टा टी। तो फिर वही चीज आ रही, दिक्कत है ना। हाँ? नहीं, अपनी साइड से भी ले लो आप, नहीं तो 75% कितना निकलेगा? 3k/4 ही हो जाएगा वो भी। ठीक है, चाहे इसको बदलो। कितना हो जाएगा बताओ? 75% लॉस कितना होगा? 3k/4 इज इक्वल टू कितना? ms डेल्टा टी, और k की वैल्यू रखोगे कितनी? हाफ m v² इज इक्वल टू कितना? ms डेल्टा टी, यहां से निकल जाएगा। ठीक है, ये वो
लॉस इन एनर्जी तो पहले कितनी थी, माइनस इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे ना। चेंज इन एनर्जी कैसे निकालेंगे, और फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस कैसे निकालेंगे, इनिशियल। ठीक है, सही बोल रहा हूँ। ये बाइक हटवा दे मुझे। बाइक हटवा दे घर से। मेरी बाइक नहीं हटवा। एक बार मैं कह रहा हूँ, और तुम बाइक है ना मेरे साथ? जरूरी भी है ना कि हम देखो भाई, क्वेश्चन नेक्स्ट। फ्रॉम व्हाट हाइट, फ्रॉम व्हाट हाइट, फ्रॉम व्हाट हाइट द आइस ब्लॉक should be dropped, ice block should be dropped such that it can melt completely, such that it can melt completely। देखो भाई, आपके पास कोई आइस ब्लॉक है, टेम्परेचर कितना है जिसका, 0 डिग्री सेल्सियस। इधर देखो पीछे, ठीक है। पूछ रहा है कि उसको कितनी हाइट से हम नीचे गिराएं, ऊपर से कितना नीचे गिराएं कि वो कंप्लीटली क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए। ठीक है, तो फॉर्मूला बताओ कितना लगेगा, कौन सा। लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू, अब स्टेट चेंज हो रही है तो क्या लगेगा, मेल्टिंग ऑफ ए मटेरियल के लिए क्या लगेगा बताओ। और अभी इसमें कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, तो एम जी एच इज इक्वल टू कितना होगा, एम डैश एम एन। कंप्लीटली मेल्ट कहा ना उसने, तो एम एन। ठीक है, एम से एम कट जाएगा आपका, और एच इज इक्वल टू कितना हो गया, एल अपॉन जी। एल की वैल्यू बताओ कितनी होती है इसके लिए, हाँ 80 कैलोरी पर ग्राम। और जी की वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। इसको जूल में चेंज करनी पड़ेगी यूनिट के लिए, ठीक है ना। भाई इधर मीटर पर सेकंड है, ये सीजीएस है, ठीक है ना। तो क्या करूं बताओ, कैलोरी पर ग्राम को, एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.2, और इंटू किलोग्राम में भी चेंज करूंगा ना, कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन में कितना है, 10। बताओ कितना हो गया ये, बताओ, बताओ कितना आ रहा। हम्म, ये आ रहा ना, अप्रोक्सीमेट कितना आएगा, अप्रोक्सीमेट क्या, 36.5
किलोमीटर, यानी कि जो आपका आइस ब्लॉक है उसे कितने ऊपर से गिराना पड़ेगा? 33.5 किलोमीटर ऊपर से, है ना? 33.6। तो बारिश जो ओले पड़ते हैं वो कितने ऊपर से आ रहे होंगे फिर? इससे कम पे आ रहे होंगे, है ना? लिख लो। कहाँ करी है? गेट पे। नहीं, नहीं। क्वेश्चन लिखो भाई। हाँ, समझ में नहीं आया? आ गया? लिखो यदि, लिखो if an ice block of mass m, if an ice block of mass n drop from 1 kilometer, height, then find, then find fractional conversion of block into water. Of block रिपीट, ये क्वेश्चन। भाई देखो, एक आइस का ब्लॉक था, क्वेश्चन में पूछा है कि उसको हम कितनी ऊपर से नीचे गिराएं कि वो पूरा क्या हो जाए, पानी में चेंज हो जाए, मेल्ट हो जाए कंप्लीटली। ठीक है? तो भाई देखो, इसके पास अभी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा? लॉस होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस किसके इक्वल होगा? बताओ। ये लिखा था ना, ये लिखा था राइज इन टेम्परेचर प्लस मेल्टिंग ऑफ अ मटेरियल। ठीक है? तो ये क्या है आपका? लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल है? ml। मेल्टिंग ऑफ अ मटेरियल क्या होता है? एक जब स्टेट चेंज होती है, यानी कि 0 डिग्री सी का आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 डिग्री सी के वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, तो कौन सी एनर्जी होगी? लेटेंट हीट। ठीक है ना? तो लेटेंट हीट कितनी होती है? ml। अच्छा, m सेम क्यों रखा? क्योंकि कंप्लीटली क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है, तो m से m कट जाएगा आपका, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? L अपॉन जी। L क्या है यहाँ पर? लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट ऑफ आइस कितनी होती है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और इसको किसमें चेंज करेंगे? जूल पर केजी में चेंज करेंगे, क्योंकि नीचे का यूनिट किस में है? मीटर पर सेकंड में है। तो 1 जूल कितना होता है? 4.2। और इनटू किलोग्राम के लिए क्या करूंगा? 1000। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। तो यानी कि 33.6 किलोमीटर ऊपर से फेंकने पर कोई जो आइस ब्लॉक है वो नीचे आते आते क्या हो जाएगा? कंप्लीटली फिल हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा किसमें? वाटर में। नेक्स्ट वाले भी कैसे करोगे जो भी क्वेश्चन लिखा? एम जी एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम डैश एल। ठीक है ना? तो यहां से एम अपॉन एम डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एल अपॉन जी एच, या फिर एम डैश अपॉन एच कितना हो जाएगा? वैल्यू रख लोगे सबकी। ठीक है? आंसर आ जाएगा। अब देखो भाई, क्वेश्चन है आपका, कोई एक पानी की ड्रॉप है ना, जिसका मास कितना है? 1 ग्राम। और इसकी स्पीड कितनी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ठीक है? और एक कोई दूसरी पानी की ड्रॉप है जिसका मास कितना है? 2 ग्राम है। और इसकी स्पीड कितनी है? 15
सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। नीचे आते आते इनका क्या हो गया, दोनों सेलेक्ट हो गई है ना, कंबाइन हो गई और एक बड़ी ड्रॉप बन गई, ठीक है। तो आपको बताना है कि इस पानी की बूंदों में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, कितना टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। बताओ, राइज होगा या फॉल होगा। जब छोटी बूंद से बड़ी बूंद बनती है तो टेम्परेचर क्या होता है, बताओ। भाई राइज होता है ना। और जब बड़ी से छोटी बूंदें बनती है, फुहारे के पास खड़े होंगे ना, वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर कम लगता है ना वहां पर, ठीक है। तो बताओ, आंसर करो, कैसे करोगे। क्वेश्चन लिखा हूं पहले, लिखो क्वेश्चन। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर, डाटा ये लिख लेना है ना। व्हाट इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्रॉप, व्हाट इज राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्रॉप when both drop combine, when both drop combine to a form of a single drop, a form of single drop। पहले तो बताओ, लॉस इन एनर्जी किसके बराबर होगा, एम एस डेल्टा टी के बराबर होगा, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, पहले इसके काइनेटिक एनर्जी निकालो, पहली वाली ड्रॉप का, फिर दूसरी ड्रॉप का, फिर तीसरी वाली ड्रॉप का। तो के फाइनल माइनस के इनिशियल, और उसको किसके इक्वल रखोगे, एम एस डेल्टा टी के इक्वल। करो। इसका वेलोसिटी कितना आया, कंबाइंड ड्रॉप का, कितना आया। भाई पहले क्या करेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालो, सेकंड बॉल का, फिर कंबाइन वाली ड्रॉप का, और लॉस इन एनर्जी को किसके इक्वल रखना है फिर। फाइनल कितनी आई काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर।
नहीं आ रहा ना भाई? 800/3। हम्म। तो अब क्या करोगे, इसमें रख दो बस आप। एम की वैल्यू क्या लोगे, M1 + M2। और एच कितना लोगे, 1। अच्छा, ये डाटा किस में आ रहा है आपका, अर्ग में। ठीक है, भाई सेंटीमीटर में है ना। और 1 अर्ग इज इक्वल टू कितना होता है, कितने जूल के इक्वल होता है, -7 के equal। ठीक है। हम्म। हाँ, टोटल मास लेंगे ना यहाँ पर। टोटल वाली ड्रॉप का तो राइज बताना है, टेम्परेचर कितना हुआ इस वाली बड़ी वाली ड्रॉप का। तो टोटल मास लेंगे दोनों का। हो गया ठीक से। बहुत बढ़िया। हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन सॉलिड। सॉलिड में एक्सपेंशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, देखो मैंने आपको एक ग्राफ बताया था, है ना। ये किसका ग्राफ है, बताओ। एक सॉलिड के स्टेबल इक्विलिब्रियम का ग्राफ है, ठीक है। इस पॉइंट पर एनर्जी बताओ कितनी होती है, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम होती है। और ये डिस्टेंस कितनी होती है, R0। ठीक है। अगर हम क्या करें, सॉलिड का टेम्परेचर को इंक्रीज करें, सॉलिड के टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज करें, तो जो इसके अराउंड, जो मतलब जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, या एटम्स हैं, वो अभी अभी किस में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अपने पोजीशन के अलोंग क्या है, स्टेबल है। और जैसे ही हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो क्या करने लगेंगे, वाइब्रेशन करने लगेंगे। ठीक है ना। तो जब वाइब्रेशन करेंगे तो उनकी, या तो फिर क्या होगा, उसके लीनियर में चेंज हो सकता है ना। क्या होगा, लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर उस सॉलिड के वॉल्यूम में, या फिर एरिया में। ठीक है। तो अगर उसकी लंबाई में चेंज है तो कौन सा एक्सपेंशन होगा, लीनियर एक्सपेंशन। अगर किसमें है, एरिया में चेंज है तो क्या होगा बताओ, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। और अगर वॉल्यूम में चेंज है तो क्या होगा। अच्छा, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए ट्रूथ है, या फिर किसी भी टेम्परेचर के लिए, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, है ना। ऐसा तो नहीं कि हमने उसका क्या कर दिया, उसका टेम्परेचर जो है हमने 300 केल्विन के कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए, ठीक है ना। पहले हेडिंग डालो फिर, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। देखो भाई, मैंने आपको क्या बताया था, लीनियर एक्सपेंशन क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक है। अच्छा, कोई आपका सॉलिड है, बोल देता हूँ उसकी लेंथ कितनी है, इनिशियल लेंथ कितनी है, L0 है, किसी टेम्परेचर कितने पर, T0 पर। और उसका टेम्परेचर चेंज करने पर जो उसकी लेंथ है वो कितनी हो जाती है, बताओ, L हो जाती है। ठीक है। किसी टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पर, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, L इज इक्वल, बताओ, डेल्टा L इज इक्वल टू कितना होगा, चेंज इन लेंथ, L - L0। ठीक है, L - L0। तो जो आप इसकी फाइनल वाली लेंथ है, जो इंक्रीजिंग लेंथ है,
आफ्टर राइज इन टेम्परेचर, वो कितनी चीजों पे डिपेंड करती है बताओ? इसकी इनिशियल लेंथ पे चेंज करेगी पहले तो, है ना? और दूसरा इसके टेम्परेचर पे चेंज होगा, है ना? डिपेंड करेगी डेल्टा टी पर। और इसके अलावा किस पर? है ना, उसकी जो प्रकृति है ना, नेचर है उसका। ठीक है, तो ये डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? अल्फा एल डेल्टा टी। यहाँ पर अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर। ठीक है, अल्फा इज इक्वल टू, गलत हो गया क्या? सही है ना? डेल्टा एल नीचे आएगा, है ना? डेल्टा टी। ठीक है, और यूनिट कितनी होगी इसकी बताओ? क्यों? टी तो है डिग्री सेल्सियस या केल्विन। ठीक है ना? तो अल्फा का जो डेफिनेशन है वो क्या बना है यहाँ पर बताओ? बताओ, है ना? 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसकी लेंथ में क्या होगा? फ्रैक्शनल चेंज होगा। ऐसा तो नहीं कि एक रेल की पट्टी है, उसमें क्या हुआ, जो चेंज आया वो बहुत ज्यादा लंबी हो गई, या फिर कोई 1 सेंटीमीटर का वायर है, आप उसको क्या कर दो, 2 किलोमीटर तक खींच दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो ये किसके लिए चेंज होगा? ओनली फ्रैक्शनल के लिए, है ना? और एक सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर के लिए क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ठीक है, लिख दो। इट इज डिफाइंड बाय द, नहीं इसी में लिखो, इट इज डिफाइंड बाय द, इसको लिख लेना, अल्फा क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन लिखो, इट इज डिफाइंड बाय द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, it is defined by the fractional change in length for per unit change in temperature, for per unit change in temperature, and it is defined nature of the material at temperature range, and it is defined nature of the material and range of temperature। अच्छा, अगर आपके पास कोई इस तरह की बॉडी है ना, और उनके जो दो पॉइंट है ए बी, इसका डिस्टेंस बोल देता हूँ कितना, आर, तो इसमें भी क्या होगा? लीनियर एक्सपेंशन होगा। और क्या होगा बताना? डेल्टा आर इज इक्वल टू कितना? अल्फा आर नॉट हेड। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच में भी क्या होगा आपका? लीनियर लीनियर एक्सपेंशन होगा। ठीक है, पानी है किसी के पास? नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है, बता तो नहीं
होंगे नहीं मेरे पास। दे 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 शेर पे डाल दो तो और तो है जो डाल दो है तो और नहीं दिया अभी देने की बात है। अच्छा, एरिया एक्सपेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। एरिया एक्सपेंशन को बताओ। भाई कोई आपका जो है एक ब्लॉक है, लेंथ कितनी है इसकी, L1 L2 है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा L1 L2। अच्छा, अभी हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, डेल्टा L इजिकल टू कितना था, अल्फा एल नॉट और डेल्टा टी, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dl इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट इंटू कितना dt, और यहाँ से dl अपॉन dt कितना हो जाएगा अल्फा एल नॉट, ठीक है। देखो, अगर मैं एरिया को टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं, तो क्या होगा बताना जरा, डी अपॉन डी टी कितना हो जाएगा L1 डी L2 अपॉन कितना डी टी, प्लस और ये कितना L2 डी L1 अपॉन डी टी। अच्छा, डी L2 अपॉन डी टी को क्या लिख सकता हूँ, भाई देखो dl अपॉन dt कितना है अल्फा इंटू एल नॉट, एल नॉट क्या था यहाँ पर, ओरिजिनल लेंथ था, तो इस dl2 अपॉन dt की जगह क्या लिखता हूँ L1 L2, और साथ में कौन आ जाएगा अल्फा, और इसमें क्या लिख सकता हूँ सेम हो जाएगा अल्फा और L2, तो ये कितना हो गया बताओ 2 अल्फा, और ये क्या है आपका, तो क्या लिख सकता हूँ बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 2 अल्फा, ठीक है। वैसे डेरिवेशन तो बहुत लेंथी हो जाएगा इसका अगर करा है, ठीक है, इस तरह याद रख लेना। तो बीटा इज इक्वल टू कितना है 2 अल्फा, और वॉल्यूम के लिए कितना आ जाएगा बीटा, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी देख लो कैसे करोगे, बी इज इक्वल टू कितना होगा बताओ L1 L2 और L3, ये कितना हो जाएगा dv अपॉन dt, बताओ कितना L1 L2 dl3 अपॉन कितना 3 प्लस L1 L3 और प्लस और कितना dt, ये कितना हो जाएगा बताओ अल्फा L1 L2 L3 प्लस अल्फा L1 L2 3, ठीक है, और फाइनल कितना हो जाएगा 3 अल्फा L1 L2 L3, और ये क्या है आपका गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 अल्फा, और गामा क्या है यहाँ पर वॉल्यूम कोफिशिएंट, ठीक है ना, वॉल्यूम। तो रेशो कितना आ जाएगा इसमें, अल्फा रेशो बीटा रेशो गामा इज इक्वल टू कितना 1 रेशो 2 रेशो, नोट कर लो, लिख देना कोफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंशन। L1 कहाँ पर, L1 L2 L1 L2 L1 L2,
हो गया भाई? तो एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना? हाँ, किसी अगर हम उसका टेम्परेचर राइज करें, है ना, तो उसके टाइम पीरियड में कितना चेंज आएगा? तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाएगी, तो लेंथ अंडर कितना होता है टाइम पीरियड? 13 मतलब कौन चीज कर दो? निकाल के दिखाओ। हो गया भाई ये? हो गया? कितना? देखो भाई, कोई आपका एक सिंपल पेंडुलम है जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है? एल है, और किसी टाइम टी के बाद उसकी लेंथ में कितना चेंज आ जाता है? कितना? इसको एल नॉट मान लेते हैं, इसको एल, ठीक है? ठीक है भाई, तो बताओ टाइम पीरियड कितना होता है? टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है? और इसके लिए बताओ कितना हो जाएगा? टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ठीक है? तो यहाँ से टी डैश अपॉन टी की वैल्यू बताओ कितनी होगी? बताओ कितनी हो जाएगी? एल अपॉन एल नॉट, और एल अपॉन एल नॉट की वैल्यू कैसे रखोगे आप? डेल्टा एल इज इक्वल टू कितना होता है? अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और डेल्टा एल को क्या लिखूं? एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा? एल इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, और यहाँ से एल नॉट कितना हो जाएगा? 1 प्लस अल्फा डेल्टा, ठीक है? तो फाइनल लेंथ कितनी होगी बताओ? यहाँ पर रख दो, अंडर रूट कितना? एल नॉट 1 प्लस अल्फा, अच्छा ये टेम्परेचर को थीटा मान लो ना, है ना? ये टेम्परेचर था ना, इसको थीटा मान लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका? डेल्टा थीटा अपॉन कितना? एल नॉट, तो ये कितना आ गया? 1 प्लस अल्फा पावर कितनी? हाफ। अच्छा ये क्या है? एक बहुत स्मॉल माइनर से चेंज होगा टेम्परेचर में, तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ? बाइनोमियल थ्योरम से, है ना? बताओ कितना हो जाएगा? ये कितना होगा? टी डैश अपॉन टी, ये चेंज इन टेम्परेचर है, और ये टाइम पीरियड है, ठीक है? कितना होगा ये बताना? 1 प्लस हाफ, और हायर ऑर्डर की टर्म क्या होगी बताओ? हायर ऑर्डर को क्या कर दो? नेगलेक्ट, ठीक है? ये आ रहा था ना 1 प्लस हाफ अल्फा, ये आ रहा था ना? कितना हो गया बताओ? टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू कितना? 1 प्लस हाफ
अल्फा डेल्टा थीटा, और यहाँ से बताओ टी डैश अपॉन टी कितना -1 इज इक्वल टू कितना, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, और ये कितना हो गया, टी डैश माइनस टी अपॉन टी इज इक्वल टू हाफ, और ये वैल्यू क्या है आपकी, डेल्टा टी क्या है यहाँ पर, चेंज इन ड्यूरेशन। अभी इसका एप्लीकेशन समझाता हूँ, पहले नोट कर लो। हेडिंग डाल देना, वेरिएशन इन टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन इन सिंपल पेंडुलम, वेरिएशन इन टाइम पीरियड इन ऑस्किलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हो गया भाई साहब। ये बताया ना कैसे ना, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सटेंशन। मैथ में पढ़े होगा ना, 1 + nx + nn - 1। यहाँ डेल्टा टी कौन है, बताओ। कितनी ड्यूरेशन में, भाई ये ड्यूरेशन है ना टी, इतने ड्यूरेशन में तो चेंज होगा ना वो। देखो भाई इधर इधर आ गया ना बेटा, इधर आ गया। देखो भाई इधर, डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू किसके है, डेल्टा थीटा इंटू टी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और डेल थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, बताओ, थीटा नॉट माइनस थीटा, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अच्छा देखो, अगर आपका थीटा नॉट क्या हो, लेस देन थीटा हो, थीटा नॉट क्या हो, लेस देन थीटा हो, तो पेंडुलम
स्लोवर होगा या फास्टर होगा? बताओ, ये बताओ। डेल्टा थीटा क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव? हम्म, नेगेटिव। और डेल्टा टीवी क्या होगा आपका, बताओ? नेगेटिव। तो पेंडुलम बिकम फास्टर और स्लोवर, बताओ? है ना, तो पेंडुलम बिकम फास्टर। ठीक है। और टाइम गेन होगा या टाइम लॉस होगा? क्यों, बताओ? अच्छा, सेकंड केस बताओ। थीटा नॉट ग्रेटर देन कितना, थीटा। तो डेल्टा टी बताओ क्या होगा, पॉजिटिव। तो पेंडुलम बिकम फास्टर और स्लोवर, बताओ? टाइम गेन होगा यहाँ पर या लॉस होगा, बताओ? बोलो। भाई देखो, अगर एक पेंडुलम है ना, हम उसको ऑसिलेट करा रहे हैं, ठीक है, अगर वो एक्चुअल में बिल्कुल सही जो है कैलिब्रेटेड है, तो हम मान लेते हैं कि जो उसके 60 ऑस्किले एक सेकंड में एक ऑस्किलेशन हो रहा है ना, तो 60 सेकंड में कितने होंगे, 60। ठीक है, अगर हम ऐसे ही पुराने जमाने में देखें, जैसे मुझे यहाँ से लेके बाहर तक जाना है, ठीक है, आप इधर से नोट करो टाइम को, है ना, किससे नोट करोगे, पेंडुलम से नोट करोगे, ठीक है। तो वहां पर क्या हुआ, मुझे 1 मिनट में पहुंचना है, ठीक है, 60 बार आप ऐसे करोगे, ऑसिलेट करोगे, उसको ऑसिलेशन करोगे, तो मैं पहुंचूंगा वहां पर। लेकिन यहाँ पर डेल्टा टी क्या आ रहा है आपका, ऑसिलेशन नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पेंडुलम क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। तो बताओ, मैं वहां टाइम से पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा? तो टाइम गेन होगा या टाइम लॉस होगा, लॉस होगा। टाइम तो गेन ही होगा ना, टाइम तो गेन होगा। भाई मुझे जाना था कहाँ पर, 1 मिनट में पहुंचना था, लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया। तो, तो जो डिस्टेंस बचा, उसके लिए टाइम को क्या करना होगा, और ज्यादा करना पड़ेगा ना। तो टाइम क्या होगा, गेन होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो और इसमें क्या होगा, इसमें बताओ क्या होगा, टाइम क्या होगा, लॉस होगा, है ना। मान लिया वो क्या हो गया, जल्दी जल्दी थोड़ा देर में क्या हो, बिकम स्लोवर है ना, अगर वो हल्के हल्के क्या हो रहा है, स्लो कर रहा है, तो मैं पहले पहुंच जाऊंगा वहां पर, तो टाइम का क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है ना। लिख दो ये दोनों केस। अच्छा, इस स्टेट में क्या होगा, जो पेंडुलम का लेंथ है वो कंप्रेस होगा या, बताओ, एलोंगेशन होगा या कंप्रेशन होगा, कंप्रेशन, लिख लेना, कंप्रेशन होगा। तभी तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने लगेगा, है ना। लिखो भाई, क्वेश्चन हो गया, लिखो। What should be the change in temperature? What should be the change in temperature for a simple pendulum such that such that the time gain or time loss, the time gain or time loss is less than 1 second for a day. Time gain or time loss is less than 1 second
4 a day, एक दिन में के लिए ना, if alpha is equal to 1 सेकंड के बाद है 4 a day। अल्फा इज इक्वल टू, बताओ कितना। भाई कैसे करोगे, फॉर्मूला बताओ क्या है आपके पास। डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। अच्छा वो क्या कह रहा है बताओ। जो डेल्टा टी है वो कम होना चाहिए किससे, 1 सेकंड से। तो डेल्टा टी की वैल्यू बताओ कितनी है, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी भी किससे लेस देन होगा, 1 सेकंड से लेस देन होगा, ठीक है। और डेल्टा थीटा बताओ किसके लेस देन होगा, 2 अपॉन कितना, अल्फा इंटू टी। और टी की वैल्यू क्या रखोगे, बताओ कितनी रखोगे। अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 2 × 10⁻⁵। बताओ भाई टी क्या रखोगे। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। देखो भाई एक और क्वेश्चन। अ सिंपल पेंडुलम इज कैलिब्रेटेड, अ सिंपल पेंडुलम is calibrated at 20 degrees Celsius. Calibrated, calibrated means जो सेम रीडिंग, सही रीडिंग दे रहा है अभी, है ना। Calibrated at 20 degrees Celsius, then find the total gain and loss. Then find the total gain and loss during the measurement of at 40 degrees Celsius. At 40 degrees Celsius. अल्फा है 1.25, हो जाएगा ना, तो इजी है। डायरेक्ट कहाँ रखोगे, डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू के लिए ये क्या रखोगे, 20 है ना, 40 - 20, और टी की वैल्यू क्या रखोगे। हम्म, अरे ये देखो ना, 24 × 3600। हाँ,
देखो क्वेश्चन, if length of cube is 2 meter, if length of cube is 2 meter and coefficient of linear extension for each side and coefficient of linear expansion for each side is, ये लिख देना, 1.25 to 10 की पावर माइनस 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स into 10 की पावर माइनस 5. Then find change in volume. Then find change in volume when the change in temperature, when the change in temperature to 20 degree Celsius to 40 degree Celsius. कौन सा फॉर्मूला लगाओगे भाई बताओ? वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए ना, डेल्टा वी इज इक्वल टू बताओ कितना, गामा वी और डेल्टा थीटा, है ना, और गामा को क्या लिखोगे फिर, 3 अल्फा, है ना, 3 अल्फा, और वी की क्या लिखोगे, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस 20, वॉल्यूम लिख दोगे ना, एल का क्यूब, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। कल पढ़ेंगे मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, और इसके 2-3 क्वेश्चन पहले वो कर लेंगे, है ना। एक क्वेश्चन और लिख लो, if two rods having if two rod having length L and 2L, if two rods having length L and 2L and linear expansion coefficient alpha and 2 alpha, linear coefficient expansion is alpha and 2 alpha, are being connected end to end, are being connected end to end, then find equivalent coefficient of thermal expansion, then find equivalent coefficient of thermal expansion. जो अल्फा इन 2 अल्फा है ना, वो भी थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ही है, ठीक है। लिख देना उसको, लीनियर एक्सपेंशन की जगह थर्मल एक्सपेंशन कर देना, एक ही बात है कि वो भी लीनियरली राइज होता है ना। ठीक है।
कर लोगे भाई सब? कैसे करोगे? डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा, ठीक है, उसका दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है भाई।